हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनवरी 2017 का थर्ड पेपर देख रहे हैं। तो लेखक और इतिहास की परिभाषा, ये पहला क्वेश्चन है। तो ईएच कार का कहना है कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। जीआर एल्टन का है कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। ब्यूरी का कहना है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक। और कलिंगवुड का है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। मध्य पाषाणकालीन स्थल और स्थान, तो बिरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में है, लोटेश्वर गुजरात, पेसरा बिहार और सरायनहर यूपी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था में पशुपालन एवं कृषि की अवस्था के परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिमी की तरफ है मेहरगढ़, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। असर्शन है कि कथन हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, कारण हड़प्पीय सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किश उर निपुर आदि से प्राप्त हुई है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों की सही है। धातु की खोज मानवीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना है। तो सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत में किस स्थिति में है? तो बिहार में है, गुजरात और राजस्थान में तांबा। ऋग्वेद में अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका आह्वान किया जाता है? इंद्र का आह्वान किया जाता है। किस ग्रंथ से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी? अथर्ववेद से स्पष्ट होता है। आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हत्ताप लेखन और एक दंडी के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसमें सूची और राजधानी है, महाजनपद और राजधानी। अस्मक की राजधानी पोतली, अवंती महिष्मती, चेदी सुक्तमती और कंबोज हाटक। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके अंश किस यूनानी एवं रोम के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं? प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस सिक्युलस और स्ट्रेबो के लेखन में उसके कुछ अंश हमें दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के रुमिंद स्तंभलेख के बारे में सही नहीं है? तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अब कौन सा सही है वो पढ़ लेते हैं। यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि मुक्त भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था, और उसने वहां के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया था, 1/8। नेक्स्ट है, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार के राज्यसभा में कौन आया था? तो डाइमेकस आया था। इसको किसने भेजा था? एंटिओकस एक ने उसको भेजा था बिंदुसार की राज्यसभा में, डाइमेकस को। बौद्ध संगति और उनके क्षेत्र, तो मंझतिक जो है वो कश्मीर और गंधार के क्षेत्र में, महारक्षित यौन, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र और सोन व उत्तर सुवर्ण भूमि। तो इसका आंसर होगा 2। मौर्य सेना में सम्मिलित थे पदाति, अश्वरोही, रथ और गज सब। निम्नलिखित में से कौन से तमिल कवि या कांची से संबंधित थे? अप्पर और सुंदर मूर्ति ही कांची से संदर्भित थे। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन किस पद पर आसीन था? तो वो कुमारामात्य था, महादंडनायक था और सांदी विग्रहिक भी था। निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? श्रवण बेलगोला के गोमट्ट की एकाश्मक प्रतिमा। समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन लेखों में परम भागवत कहा गया है उसे? तो इसे गया, ताम्रपत्र और नालंदा में कहा गया है। गया और नालंदा ताम्रपत्र में कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए सिक्के प्रचलित में आए थे? तो अप्रतीक प्रकार, गजारूढ़, खंड निहंता और खड़ग प्रकार सब उसने प्रचार में लाए थे। राजवंश और संस्थापक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरगुप्त, संस्थापक कृष्णगुप्त, मौखरी अश्वपति, पुष्यभूति नरवर्धन और वर्मन पुष्यवर्मन। हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युआंग जुआंग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला? तो उन्हें कश्मीर नरेश, कांची नरेश और वल्लभी नरेश से मिलने का मौका मिला। किसे? युआंग जुआंग को।
असर्शन है कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा एक, जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता था, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। ये गलत है। किस वजह से वह किसी समय वह जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु उसको छोड़कर वह शैव धर्म में चला गया। ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का है, विष्णु को समर्पित है वो, और 8 से 11 शताब्दी के बीच में का है, और मिहिर भोज के काल में इसका निर्माण किया गया था। दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसने पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है? तो कल्याणी के चालुक्यों का यह दावा था कि अयोध्या पर उन्होंने शासन किया है। भृगु वंश के श्री जय इंद्रवर्मन महाराज ने किस पर शासन किया? चंपा पर राज्य किया था। असर्शन है कि भंडारकर वीर शैवों के लिंगायत संप्रदाय के समकक्ष रखते हैं और उनका प्रादुर्भाव शैवों के आराध्य स्कूल से जोड़ते हैं। यही सही है। बस फक्र ए मुदब्बिर और उनकी आदाबुल हर्ब का शुजात के संदर्भ में कथन। तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। फक्र ए मुदब्बिर ने भारत में बनी तलवारों की काफी तारीफ की है, और यह दमिश्क की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञान तकनीक का वर्णन करता है। तो यह हमें पता होना चाहिए कि फक्र ए मुदब्बिर का विषय क्या है। तो ये युद्ध कला पर लिखी हुई है। असर्शन है फिर से, सुल्तान जैनुल आबिदीन ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे और वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे जिनके साथ चर्चा करना उन्हें पसंद था। कारण उनके शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली शिराजी, काजी जमाल तथा सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उत्तरवास कर गए। अफगानों के साथ उल्लुक खान बलबन के संबंधों के विचार पर चर्चा करनी। तो उल्लुक खान ने अपने सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए, और अब जब उल्लुक खान सुल्तान बना, उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। ये उल्लुक खान मतलब बलबन ही है, और ये दोनों स्टेटमेंट उसके सही थे। सुल्तान ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति 20वां पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए, और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया है। अमीर खुसरो तथा उनके संगीत के बारे में सही कथन हमें पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। ये सही है। दक्कनी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक का नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे। ये भी सही है। और बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों, खासकर ख्याल, तराना और कौल की खोज का श्रेय दिया गया है। ये भी सही है। असर्शन है फिर से कि राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों से जारी रही। कारण विजयनगर के शासन, कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञा पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति और उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये दोनों से और व्याख्या भी सही है। नाफ्ता और मैंगनीज का प्रयोग भारत में निम्नलिखित सर्वप्रथम किस क्षेत्र में किया गया? नाफ्ता और मैंगनीज सिंध 712। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। कड़ा में उसने यह किया था। कड़ा शब्द अर्थ देखते हैं कि बक्काल ये अनाज व्यापारी होता है, बलाहार किसानों का निम्नतम वर्ग, सिलेदार एक सशस्त्र व्यक्ति होता है, और तुमान 10,000 सैनिकों का एक ग्रुप होता है। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? तो शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर ने। असर्शन, मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्यिक ने भी स्वरूप प्रदान किया। कारण आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिससे इब्न अल मुफक्का के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। दोनों से व्याख्या भी सही है। जोड़ो सुमिलित नहीं है, तो ये बस ये सही नहीं है, बाकी सारे पढ़ लेते कि निजामुद्दीन अहमद तबकाती आबगरी सही है, अब्दुल हमीद लाहौरी पातशाहनामा सही है, और केवल राम तजकिरत उल अमरा भी सही है। कौन सा सही नहीं है कि एक परगने को शिक में विभाजित किया जाता है? ये सही नहीं है। तो अकबर के साम्राज्य में 12 प्रादेशिक इकाइयां थी, उसमें एक सूबा था, और सूबा को सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार
और सरकार को परगनों में विभाजित किया गया था। सरकार को परगना, बस परगने को शिक में उन्होंने विभाजित नहीं किया था। तो 12 सूबे उसको सरकार और सरकार को परगना में विभाजित किया। कौन से कथन सही है? तो महान साहित्यकार खान खाना अब्दुल रहीम तथा प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर तथा विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। शहजादे सलीम को फारसी, हिंदी तथा कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और साथ ही उन्हें इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कला और धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिससे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता था। और शहजादा शाहजहां युद्ध कला में निपुण था, वह सैन्य कौशल में माहिर था। ये सही है। लेखक और पुस्तक तो कैथरीन बी एशर की पुस्तक है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, फिर आर नाथ की बुक है हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, केंजर की बुक है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया द एडवेंस फ्रॉम पेंटिंग, और एम्बा कोच की बुक है मुगल आर्किटेक्चर इन आउटलाइन ऑफ इन इस हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई है वह थी पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। इन जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था, जिसे बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलों का नाम दिया। इस तकनीक का श्रेय अकबर को जाता है। बंगला, बंगलो, अकबर। मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोग, तो अबुल फजल लिखा है कि हुमायूं का गज ए सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था। अबुल फजल बताता है कि गज इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ के बराबर थी। और तुजक ए जहांगीरी में वर्णित है कि गजे शरीर की लंबाई 26 अंगुष्ठ है। असर्शन क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफी महत्वपूर्ण बन गया था और इससे पश्चात इसमें तेज गिरावट आई, कारण आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तथा वेस्ट इंडीज में स्थित बागानों जहां दास काम करते थे से प्रतिस्पर्धा स्थापित हुई। ये दोनों से व्याख्या भी सही है। तो भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए सर्राफों को हुंडी जारी करने की विशेषता प्राप्त थी। सही है। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिससे सामान्यतः थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण हो जाता था। ये भी सही है। और हुंडी में वह स्वतः स्पष्ट होता था कि वह तत्काल की देय है अथवा हुंडी ग्राहक को प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय है। कौन से कथन सही है? तो सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अमृतसर में की थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने लिए एक अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगा। दशम ग्रंथ में गुरु हरबोध सिंह की रचनाएं हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, और गुरुओं के सेना 10वें अथवा अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुई। ये सही है। कौन से सही है कि फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य तथा दिल्ली सल्तनत में ही उच्च प्रशासन की भाषा नहीं थी, बल्कि वह राजपूत राज्यों के दरबारों तक भी फैली हुई थी। सिराजुद्दीन अली आरजू ने यह विचार प्रस्तापित किया कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं थी और फारसी के हिंदी के स्थानीय बैलुओं के संदर्भ में संपर्क में आने से एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई। ये सही है। फिर से असर्शन फ्रांसीसी यात्री जॉन डी थिवनो ने लिखा है कि सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते थे, कारण वह खारा था। दोनों सही है। मुगल साम्राज्य के बारे में सही है कि अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2.1/4% था। जहांगीर के समय में हर प्रकार के आयात निर्यात पर 3.1/2% सीमा शुल्क था। और औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क दर से बचाने के लिए उनका सामान छुपा कर ले जाते थे। ये सही है। असर्शन में सिर्फ एक ही सही है कि जब 1714 में निजामुल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा तो उसने शाहू को दक्कन के चौथ और सरदोशमुखी के भुगतान संबंधी दाऊद खान के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कलकत्ता में 1825 में हुई है। उसकी स्थापना हिंदू कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने की थी अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर होरेस हेमन विल्सन के ओर से। नेक्स्ट है सूची। बख्त खान जो बरेली के संबंधित थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, कुंवर सिंह जगदीशपुर और हजरत महल लखनऊ। असर्शन पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था, कारण साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे। दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है।
फिर से असर्शन, उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत में स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था, कारण उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। असर्शन, विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है, कारण सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती है, सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एकरूपता की समझ से आती है। सही है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? मोंटगोमरी मार्टिन नहीं था। फिर कौन है? अलेक्जेंडर डो, थॉमस लॉ, फिलिप फ्रांसिस थे। क्रम लगाना है तो सबसे पहले कोल, फिर संथाल, फिर रंपा और फिर बिरसा मुंडा। कौन क्रांतिकारी नहीं थे? तो खिजर हयात खान नहीं थे, फिर बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, महमूद हसन क्रांतिकारी नेता थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया? देशी रियासतों के बारे में नागपुर 1920 में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? लाहौर अधिवेशन में। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में महिला आत्म संरक्षण समिति की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू। बामा बोधिनी किसने? उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित। महिला गिरीश चंद्र सेन द्वारा संपादित। भारती विजेंद्रनाथ टैगोर द्वारा और सुप्रभात कुमुदिनी तथा बसंती मित्र द्वारा। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती वाले। आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा राजस्थान से संबंधित थे। किस क्षेत्र से साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंक दो? उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में। बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर प्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों की घोषणा की थी कि जमींदारों के फसल का 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ना, ये एक प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? 1937 में पारित किया। घटनाओं का क्रम है कि सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तोजो के साथ बैठक, फिर आईएनए के स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और फिर ताइपेई आगमन सुभाष चंद्र बोस का। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी कहे, जब वे बर्बर हो गए, निर्मम हत्याएं करते हैं, तो उसे असह्य भाव से ही देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। ये पंक्तियां गांधी जी की है। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रंगभेद की नीति का घोषित अंग नहीं था अफ्रीकियों की मूल संस्कृति का रक्षण। इसमें था नस्ली पृथक्करण, अफ्रीकियों का अलग समान विकास, अंतवर्णीय विवाह पर प्रतिबंध के लिए कानून। अब लेखक और पुस्तक, हॉब्सन की बुक है एम्पिरिज्म स्टडी, लेनिन की बुक है एम्पिरिज्म एज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, एनक्रुमाह नियोकोलिज्म, और टाउनी की बुक है द रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। निम्नलिखित में से किसने रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया? ई.एच. कार ने। नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर हस्ताक्षर हुए 1963 में। थैंक यू।